नमस्कार दोस्तों आज हम क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 करेंगे जो है हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर बाहर क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। देखो, भूप्रकृति में अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान प्लेट होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। जैसे ये हमारी क्या है? पृथ्वी के ऊपर की ये प्रकृति है, इसके नीचे क्या है? बहुत सारी प्लेटें पाई जाती हैं। ये जो प्लेट होती हैं इनमें क्या है? गति करती रहती हैं। ये वृत्तीय आकार में क्या है? गति करती रहती हैं। ये जो प्लेट है वो बहुत ही धीमी गति से गति करती हैं जिसका हमें एहसास नहीं होता। देखो, ये प्लेटें धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघला मैग्मा में होने वाली गति के कारण होता है। मैग्मा क्या होता है ये हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था। मैग्मा है जो वो पृथ्वी के अंदर ही चट्टानों का पिघला या अर्ध पिघला जो रूप होता है वो मैग्मा होता है। उच्च दाब और दाब के कारण ये जो मैग्मा है ये धरती पर जब प्रकृति पर आता है तो किसका रूप ले लेता है? लावा का रूप ले लेता है। देखो, ये जो गति होती है ये किसके कारण होती है? पिघले मैग्मे में होने वाली गति के कारण जो प्लेट है उनमें गति होती हैं। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिसके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी की गतियां देखो, पृथ्वी की गतियां जैसे घूर्णन, परिक्रमण वो एक अलग गतियां हैं, लेकिन जिसके कारण यहाँ पर ये चेंजेस होती हैं वो देखो, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। यानी कि जब पृथ्वी के अंदर ही इन प्लेटों के टकराहट से इनकी गति के कारण जो परिवर्तन होता है तो तब वो कौन सा कहलाता है? अंतर्जनित बल कहलाता है। और जो पृथ्वी के बाहर यानी कि प्रकृति के अंदर जो चेंजेस होते हैं पृथ्वी के अंतर्गत तो वो क्या कहलाता है? बहिर्जनित बल कहलाता है। अंतर्जनित बल के अंतर्गत क्या आता है? आकस्मिक बल। यानी कि क्या होता है कि कभी कभी ये प्लेटें गति करती करती अचानक से एक दूसरे से तेजी से टकराती हैं। जब ये एक दूसरे से तेजी से गति से टकराती हैं तो इससे क्या होता है? भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन जैसी घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन जब ये धीरे धीरे एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे से टकराती, तो इससे क्या होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। आगे बहिर्जनित बल में अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया होती है। इसमें नदी, बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंगे, हिमनद ये सब आते हैं। देखो, आगे है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी भूप्रकृति पर खुला हुआ ऐसा छिद्र होता है जिसे पिघले हुए पदार्थ अचानक से निकलते हैं। यानी कि भूप्रकृति पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ हैं वो अचानक से निकलते हैं। जैसे पृथ्वी की सतह है प्रकृति, इसके नीचे मेंटल, और इसमें क्या है? ये मैग्मा है। मैग्मा जब उच्च दाब और दाब के कारण बाहर निकलता है, जिससे ये बाहर निकलता है ये निकास वेंट कहलाता है। और बाहर निकलता है मैग्मा तब किसका रूप ले लेता है? लावा का रूप ले लेता है। यही लावा ठंडा होकर के जम करके किसका? ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण करता है। जब ये बाहर निकलता है तो इसके साथ बहुत सारी गैस, राख, ये सब पदार्थ, अन्य पदार्थ भी निकलते हैं। देखो, स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है और इस कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं।
जब ये प्लेटें हैं वो गति करती हैं और अचानक से क्या होता है कि कई बार ये एक गति करती करती एक दूसरे से बहुत जोर से टकराती हैं, तब पृथ्वी पर भी क्या होता है, प्रपट्टी पर उसका हमें कंपन का एहसास होता है। देखो, उद्गम केंद्र, भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है, वो भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। जैसे इसमें दिखाया गया है चित्र में, देखो ये क्या है, उद्गम केंद्र, यहाँ से कंपन आरंभ हुआ। और जब जो एक उद्गम केंद्र के पास का स्थान है प्रपट्टी के ऊपर, ये प्रपट्टी के नीचे, ये प्रपट्टी के ऊपर उद्गम केंद्र के पास का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। देखो, अधिकेंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन है वो बाहर की ओर तरंगों के रूप में, ऐसे वर्त्य तरंगों के रूप में क्या है, गति करता है। और जब सबसे अधिक हानि कहाँ होती है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सबसे ज्यादा हानि होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो भूकंप की जो तीव्रता है वो क्या होती है, कम होती जाती है। आगे है भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक है पी तरंगे, इनको अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं। एस तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे, इनको पृष्ठीय तरंगे भी कहा जाता है। इन तरंगों के बारे में आगे चैप्टर में डिटेल से जानेंगे। जो भूकंप है, भूकंप को किससे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। लेकिन जो भूकंप की जो गति होती है उसको रिएक्टर स्केल से भूकंप की, यानी कि जो तीव्रता किस गति से है वो भूकंप पे आया है, उसकी तीव्रता को किससे मापा, कितना तेज भूकंप है उसकी तीव्रता को किससे मापते हैं, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। अब तक हमने अंतर्जनित बल के बारे में पढ़ा। अब आगे है बहिर्जनित बल। इसमें यानी कि पृथ्वी के ऊपर क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखो, मुख्य स्थलाकृति, अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार क्या है, विघटित होती रहती है। स्थल भूमि के ऊपर है क्या है, अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं से क्या है, भूमि में क्या है, लगातार परिवर्तन होता रहता है। अपक्षय है वो क्या है, पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे जो ये विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। क्या है, तेज भाव के कारण या तेज पवन के कारण, हिम के कारण क्या होता है कि ये नदियाँ, हवा है अपने साथ तेज बालू के कण, चट्टानें होती हैं, इनको बहा करके अपने साथ ले जाती हैं। इससे क्या होता है, अपक्षय की क्रिया होती है, जिसको अपर्दन कहते हैं। इसके बाद है निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है, वायु, जल आदि ये क्या करते हैं कि एक बार तो तेज भाव के कारण ये अपने साथ ले जाते हैं और कहीं पर एक स्थान पर जा कर के क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, उसको निक्षेपित कर देते हैं। अपर्दन एवं देखो, वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। निक्षेपण के कारण क्या नदियां अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं, डेल्टे का निर्माण करती हैं। आगे है नदी के कार्य। नदी क्या क्या करती है, देखो, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह क्या है, जल प्रपात बनाती है। जल प्रपात क्या होता है, जिसको झरना बोलते हैं। यह एक प्रकार का थल रूप होता है जहाँ नदी का पानी अचानक ऊंचाई से किसी
खड़ी ढाल के सहारे नीचे गिरता है। जब ऊंचाई का पानी नीचे ऐसे गिरता है, ऐसे खड़ी ढाल से, तो ये क्या कहलाता है? जलप्रपात कहलाता है। सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो दक्षिण अफ्रीका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है वो 979 मीटर ऊंची है। कितना है इसकी जो ऊंचाई? 979 मीटर है। और उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए की सीमा पर कौन सा जलप्रपात बनता है? नियाग्रा जलप्रपात बनता है। ये क्या है? ये सब विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये तो दक्षिण अमेरिका का जो एंजल जो जलप्रपात बनता है यहाँ पे, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व का। लेकिन जो सबसे बड़ा जलप्रपात है विश्व का वो नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है। आगे है, देखो विसर्प क्या होता है। देखो इस चित्र में देखते हैं, नदियां है ये क्या करती हैं? ऐसे जब ये मोड़ बनाती हैं, नदियां ऐसे गति करती हैं, कभी ऐसे जाती कभी ऐसे, ये जो मोड़ होता है, मोड़, इसी को क्या कहा जाता है? विसर्प कहा जाता है। और कई बार क्या होता है कि ये नदियां ऐसे मोड़ ना बना करके सीधी चली जाती हैं, तो क्या होता है कि ये मोड़ बना हुआ ये पहले का जो भाग होता है ये धीरे धीरे कट करके क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? ये जो अलग हो गया इस भाग को चाप झील कहा जाता है। देखो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं। नदी के इन्हीं मोड़ों को क्या कहा जाता है? विसर्प कहा जाता है। आगे है चाप झील। चाप झील क्या है? क्या है कि एक लगातार ये मोड़ बनाती है, कई बार ये मोड़ नहीं बनाती तो नदी सीधे ऐसे ही बह जाती है। और ये पहले के जो बनाए हुए ये मोड़ है धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? इससे अलग हो जाते हैं। इससे क्या होता है? चाप झील का निर्माण होता है। विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे के निकट जाते हैं। समय के विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? चाप झील कहा जाता है। आगे है तटबंध। तटबंध है वो क्या होते हैं? तटबंध यानी कि बांध, नदी, झील, नहर के किनारे बनाई गई जो दीवार यानी कि जो बांध होती है, जैसे ये नदी है इसके किनारे पर बनाई गई दीवार या बांध, इसको क्या बोलते हैं? तटबंध बोलते हैं। नदी के उद्वतित तटों को तटबंध कहा जाता है। समुद्र तट तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह है वो धीमा हो जाता है। नदी अनेक धाराओं में क्या है? विभाजित हो जाती है, जिनको क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। जैसे ये नदी है, धीरे धीरे एक यहाँ ऐसे निकल गई, एक इससे ऐसे बह गई, तो अनेक इससे क्या है? ये धाराओं में बह जाती, इसको क्या बोलते हैं? वितरिका कहते हैं। आगे है समुद्री तरंग के कार्य। अब तक पढ़े हमने नदी तरंग के कार्य, अब है समुद्री तरंग के कार्य। देखो समुद्री तरंगे क्या? जैसे समुंदर है, समुद्र के अंदर भी क्या पाई जाती हैं? चट्टानें होती हैं, उनमें ही जो समुद्री जो लहरें होती हैं उठती हैं, तो इनमें भी क्या है? अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया होती रहती है। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती हैं, चट्टानों से टकराती हैं, जिससे दरारें हैं क्या है? विकसित होती हैं। समय के साथ में ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको क्या कहते हैं? समुद्री गुफा कहते हैं। जब ये जैसे समुंदर है, इसमें ये चट्टान ऐसे ये क्या है? चौड़ी होती जाती हैं धीरे धीरे। अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया के दौरान इनका समुद्र गुफा का निर्माण होता है यहाँ पे। और जब ये बार बार ऐसे टकराती रहती हैं तो आर पार छिद्र बना लेती हैं ऐसे।
तो ये जो छिद्र होता है इसको क्या कहा जाता है? तटीय मेहराब कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे क्या है? तटीय मेहराब बनते हैं। यानी कि आर पार ये छिद्र बना लेती हैं तो ये ऊपर की छत बचती है, इसको क्या कहते हैं? तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है। जो अपर्दन लगातार है होता रहता है तो उससे क्या ये छत भी टूट जाती है और एक अलग ऐसी चट्टान सी बन जाती है, ऐसी आकृति बन जाती है। इसको क्या कहा जाता है? स्टैक कहते हैं। इससे अलग हो जाती है वो बिल्कुल। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल क्या बचती हैं? दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को क्या कहा जाता है? स्टैक कहा जाता है। आगे है, समुद्री जो तरंगे होती हैं किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। जब समुद्री किनारे पर समुद्री अवसाद है वो जमा हो जाते हैं और समुद्र का कुछ भाग समुद्र से कट करके क्या है? झील का एक रूप ले लेता है, उसको क्या कहा जाता है? समुद्री पुलिन कहा जाता है। आगे है हिमनद के कार्य। समुद्र तरंग के कार्य पढ़े, अब हम पढ़ेंगे हिमनद के कार्य। हिम यानी कि हिमानी बर्फ, जो ग्लेशियर होते हैं वो हिमानी बर्फ की जो नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से, गोलासनी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का क्या करती है? अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। क्या है कि जैसे जैसे ये इनका अपर्दन होता है तो गहरे हैं वो खड़े बन जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने पर उन गर्तों में क्या है? जल भर जाता है। वे और किसका निर्माण करते हैं? सुंदर झील का निर्माण करते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप क्या कहलाते हैं? हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। आगे है पवन के कार्य, यानी कि तेज जो पवन होती है, रेगिस्तान का जब इलाका होता है तो क्या है? अपने साथ बालू वगैरह के कण है वो करके लाती हैं और उन्हें एक स्थान पर क्या कर देती हैं? इकट्ठा कर देती हैं। धीरे धीरे वो छोटे छोटे बालू के कण हैं वो बढ़ करके क्या बना लेते हैं? छोटी पहाड़ी बना लेते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? बालू टिब्बा कहा जाता है। देखो, रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सैल के आधार के संकीर्ण एवं सिरस क्या होते हैं? विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर रेत या अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है? पहुंचाती है। जब पवन का भाव रुकता है तो यह रेत है वो गिर करके एक छोटी पहाड़ी बनाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, जब ये बालू के कण है टिब्बा बन गया फिर उसे दोबारा से निक्षेपित होते हैं तो इसे क्या है? लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। दोस्तों, ये हमारा चैप्टर था, ये समाप्त हुआ। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। देखो, नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इस बड़े मोड़ को क्या कहते हैं? यानी कि हमने बताया जब मैदानी भाग में नदी प्रवेश करती है ऐसे तो ऐसे 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 बहती है तो ये मोड़दार क्या बनाती है? इनको क्या बोलते हैं? विसर्प, नदी द्रोणी, चाप, झील, वितरिका क्या बोलते हैं? विसर्प बोलते हैं। इन मोड़ों को क्या बोलते हैं? विसर्प। और जब इनमें से ये अलग एक पार्ट हो जाता है, जब ये मोड़ में न बह करके कई बार सीधी भी बह जाती है तो धीरे धीरे अपन से क्या होता है? ये पार्ट अलग हो जाता है तो इसको तब क्या बोला जाता है? एक झील का निर्माण होता है, इसको चाप झील कहते हैं। और जब नदी अनेक धाराओं में प्रभावित हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? वितरिका कहा जाता है। आगे देखो, नदी द्वारा चाप झील का निर्माण किया जाता है।
पहाड़ी भागों में, तटीय भागों में, मैदानी भागों में, उपरोक्त तीनों भागों में। कहाँ पर होता है? जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तभी तो मोड़दार पर्वत और ये चाप झील का निर्माण होता है। तो क्या आएगा इसका आंसर? सी, मैदानी भागों में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तटीय स्थलाकृति समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है? समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैग, समुद्री ब्रैग। देखो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 या 4, 2 एवं 3, 1, 3, 4 या उपरोक्त सभी। समुद्री गुफा, स्टैग, तटीय मेहराब, समुद्र ब्रैग, ये सब किसके द्वारा बनाए जाते हैं? समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाने वाली आकृतियां हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? सैल, किनारा, समुद्री गुफा या इनमें से कोई नहीं। समुद्री तरंग की कौन सी विशेषता नहीं है? समुद्री गुफा का निर्माण होता है, किनारा बनाते हैं, तो इसकी विशेषता क्या नहीं है? सैल। चाप झील यहाँ पाई जाती है। चाप झील कहाँ पर? हिमनद, रेगिस्तान, नदी घाटी, उपरोक्त सभी। चाप झील है वो कहाँ पाई जाती है? नदी घाटी में पाई जाती है। छत्रक सैलें पाई जाती हैं। छत्रक सैलें रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? रेगिस्तान में। हिमनद के निक्षेपण की विशेषता है बाढ़कृत मैदान, पुलिन, हिमौड, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? सी, हिमौड। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना घटित होती है? ज्वालामुखी, वलन, बाढ़कृत मैदान या इनमें से कोई नहीं। आकस्मिक जो गति होती है उनसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन जैसी घटनाएं विघटित होती हैं। सही आंसर क्या होगा? ए, ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। इसकी जो ऊंचाई है वो 979 मीटर है और जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो नियाग्रा जलप्रपात है। भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं? रिएक्टर पैमाना, सिस्मोग्राफ, तापमापी या इनमें से कोई नहीं। भूकंप की जो तीव्रता है उससे किसको मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। दोस्तों हमारा ये चैप्टर था, ये कंप्लीट हुआ। कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।